नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही अपने पुराने वीडियो में बताया था कि 5 नवंबर से पहले भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करने जा रहा है। तो दोस्तों, अब उस कार्रवाई की तारीख भी सामने आ रही है और वह तारीख है 22 अक्टूबर, यानी कि लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन। मतलब जैसे ही हम लक्ष्मी पूजन मना चुके होंगे, सेना पटाखे फोड़ना शुरू कर देगी। और ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर शुरू किया गया था, तब से यह न तो रुका है न बंद हुआ है। वो अब अपनी पूरी रफ्तार पकड़ेगा। और यह 5 नवंबर को भी रुकने वाला नहीं है। ये पूरे नवंबर में चलेगा, पूरी जोर से चलेगा और 25 नवंबर को समाप्त होगा। और ऐसा हम हवा में नहीं बता रहे हैं। इसके पीछे बड़े मजबूत तथ्य हैं। उनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले हम हाल ही में घटित घटनाओं के बारे में बात करते हैं, ताकि हम सारी डेवलपमेंट को क्रम में रखकर देख पाएं। जैसा कि हमने पुराने वीडियो में बताया था कि भारत को कार्रवाई करने से पहले दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हो जानी चाहिए। एक है इजराइल में सिजफायर और दूसरी है अमेरिका से ट्रेड डील। इनमें पहली चीज तो हम साफ देख पा रहे हैं कि इजराइल में सिजफायर तो हो चुका है। सभी स्टेकहोल्डर्स ट्रंप और नेतन्याहू की योजना को या तो पाकिस्तान की तरह मान चुके हैं या ईरान की तरह चुप बैठे हुए हैं। अब बाकी बची दूसरी बात। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगस्त महीने से जब से मोदी जी और ट्रंप के बीच ट्रेड डील को लेकर तनाव शुरू हुआ, मोदी जी ने एक बार भी ट्रंप को दोस्त नहीं कहा। वो उधर से भौंकते जा रहा था और मोदी जी इधर से ध्यान भी नहीं दे रहे थे। और तो और, मोदी जी इस गरीब के फोन भी नहीं उठा रहे थे। जब इसको अपनी औकात समझ आई, तो इसने फिर मोदी जी की तारीफें करना शुरू कर दिया। माय बेस्ट फ्रेंड, गुड मैन, ग्रेट मैन, सब कुछ बोल डाला। पर मोदी जी ने रूखे अंदाज में एक सपाट थैंक यू के साथ जवाब दिया। उन्होंने खुले तौर पर अपनी नाराजगी बरकरार रखी। उसके बाद अब जाकर 9 अक्टूबर को रात में मोदी जी ने ट्वीट में इसे माय फ्रेंड लिखा है। मतलब ट्रंप की ओर से भारत के हिसाब से कोई अच्छी बात जरूर हुई है। इससे लगता है कि ट्रेड डील की कुछ शर्तें फाइनल हो चुकी हैं। वैसे भी दोस्तों, हमने पुराने वीडियो में बताया है कि ट्रेड डील सिर्फ ट्रेड डील नहीं है। इसके साथ बहुत से और गुप्त सौदे हैं जिनका जिक्र नहीं हो रहा है। और ट्रेड से ज्यादा इन सौदों के लिए ही ये सब खींचतान चल रही है। और इस बार हमें जो कार्रवाई करने के लिए हरी झंडी चाहिए थी वह मिल चुकी है। अब बाकी की घटनाओं पर नजर डालिए। दोस्तों, अब तक यह आम था कि हमारे प्रधानमंत्री दसियों बार पश्चिम के देशों में जाते थे, पर ये लोग यहाँ पर किसी विदेश मंत्री या उस स्तर के किसी नेता को भेजते थे। बहुत कम इनके शीर्ष नेता भारत आते थे। अब भारत ने इस सिस्टम को बदल दिया है। आप ये डेवलपमेंट ठीक से जान लेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों, केर स्टामर को प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से 2 अक्टूबर को निमंत्रण भेजा गया था, यानी गांधी जयंती के दिन। गांधी के असली मालिकों को उनकी औकात दिखा दी गई। उनको इनविटेशन के नाम पर आदेश दिया गया कि बोरिया बिस्तर उठाकर दरबार में हाजिरी देने आ जाओ। और यह भाई पूरी सरकार लेकर यहाँ पहुंच गया। एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी कोई सरकार का सदस्य या नेता विदेश जाता है, तो कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, उसका स्वागत कौन करेगा और ऐसी कई चीजें पहले ही तय की जाती हैं। और यह प्रोटोकॉल के हिसाब से ही तय होता है। अब हमने इस भाई को मुंबई बुला लिया है। दिल्ली में नहीं, मुंबई में ही क्यों? सब तो दिल्ली ही जाते हैं। तो भाई साहब, मुंबई अंग्रेजों का सबसे बड़ा गढ़ था भारत में। यहीं से उन्होंने सत्ता फैलाने की शुरुआत की थी। इनका राजा जॉर्ज भी आया था, तो दिल्ली नहीं, मुंबई में आया था। अब इन्हें जानबूझकर मुंबई ही बुलाया गया है, ताकि इनको ये दिखाया जाए कि जिस जगह हमारे शासक बनकर आए थे, उसी जगह अब दरबारी बनकर आना है। और दरबारियों का स्वागत राजा खुद नहीं करते, उनका स्वागत दूसरे मंत्री ही करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने इनका स्वागत किया था, जो कि पूरी दुनिया को पैगाम था कि अब मोदी जी से मिलना है तो भारत आना है, और आपकी जितनी औकात होगी उतना ही प्रोटोकॉल मिलेगा। ये जो औकात से ज्यादा भाव आपको मिल रहा था, वह अब नहीं मिलेगा। और इस चीज की शुरुआत गुलामी के सबसे बड़े प्रतीक गांधी की जयंती के मौके पर उसी ब्रिटेन से जो हम पर शासन किया करता था, उससे करना एक बहुत बड़ी घटना है। हिस्ट्री के रिवर्सल का इतना बड़ा किस्सा हमारी आंखों के सामने हो गया और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने खुद रिसीव किया, यही ब्रिटेन के लिए औकात से ज्यादा मिला है। उनकी उतनी भी हैसियत नहीं है।
वैसे भी 2026 खत्म होने तक इन सब की असली औकात और इनका दिखावा भी सबके सामने आ ही जाएगा। देखिए, जब भी पाकिस्तान की बात आती है, तो ब्रिटेन क्यों बीच में कूद पड़ता है। 1947 से आज तक इंग्लैंड पाकिस्तान का ही समर्थन करता है और भारत को चुप कराता है। और इसकी वजह ये है कि पहले तो पाकिस्तान बनाया ही गया है भारत को झंझटों में उलझाए रखने के लिए, ताकि भारत मजबूत न बन पाए और इन अंग्रेजों को चुनौती न दे सके। दूसरा, ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। ये लोग इनकी सरकार में तो है ही, और जो सरकार है उस पर इनका प्रभाव भी अच्छा है। आपको याद ही होगा कि जेडी वांस ने इंग्लैंड के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड यूरोप का पहला परमाणु संपन्न इस्लामी देश बनने जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तानी लोगों को खुश रखने के लिए इंग्लैंड इन्हीं का ही एजेंडा चलाता है। लेकिन इस दफा मोदी जी ने स्टामर को बुलाकर सही से समझाया है कि देखो भाई, अब जब भी हम पाकिस्तान पर कार्रवाई करेंगे तो तुम्हें बीच में भौंकना नहीं है, चुपचाप देखते रहना है, वरना उधर से पुतिन तुम्हारी बैंड बजा देगा और इधर से हम ठोकेंगे। और साथ ही इसका मुंह बंद करने के लिए इसे हड्डी भी दी गई है। कुछ रक्षा सौदे का लॉलीपॉप देकर इसे रवाना कर दिया गया है। अब ये बेसहारा, भूखा और नंगा देश खुश होकर पूंछ हिलाते हुए चला गया है। और अब ये चू भी नहीं करेगा। इधर जैसे ही यह गया, उधर से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत पहुंचे। दोस्तों, हमारे अफगानिस्तान के साथ कितने अच्छे संबंध हैं, ये तो पूरी दुनिया को पता है। फिर भी भारत का उग्रवाद के प्रति जो रुख है, उसके हिसाब से देखें तो तालिबान से मिलना कोई अच्छा संदेश नहीं है लोकतंत्र के लिए। इसके बावजूद हमने उसे बुलाया, अजित डोभाल साहब उससे मिले भी। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, लताड़ रहे हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, पाकिस्तान और भारत के विषय में अफगानिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है। और जैसे ही भारत पीओके वापस ले लेगा, हमारी सीमाएं सीधे अफगानिस्तान और तजिकिस्तान से मिल जाएंगी। बीच में सिर्फ वाखान का दर्रा है। और तजिकिस्तान से जुड़ना मतलब पूरे सेंट्रल एशिया और रूस तक का रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा। और वैसे भी तजिकिस्तान हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है। वहां पर तो हमारे एयरफोर्स और मिलिट्री के बेस मौजूद हैं। इसलिए उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमको बात तो अफगानों से करनी है। इसी संदर्भ में हमने मुत्तकी साहब को बुला लिया है। उन्हें यहाँ पर इतना मान सम्मान, आतिथ्य और अपनापन मिला है कि तालिबान के क्या किसी भी अफगानी नेता को आज तक दुनिया में नहीं मिला है। उधर तालिबान भी भारत के रवैये को देखकर फिदा हो गए हैं। और इसी खुशी में उन्होंने पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दिया। यहाँ पर जैसे ही मुत्ताकी डोभाल साहब से मिले, उधर ये हमले शुरू हो गए। दोस्तों, डोभाल साहब ने अपने टॉक्स में खुल के बताया है कि वो कैसे पाकिस्तान को ठिकाने लगाने वाले हैं। आप खोज कर देख लीजिए, उन्होंने खुले शब्दों में पूरी रणनीति बताई है। उनके वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, और उसी रणनीति के हिसाब से ये हमले शुरू किए गए हैं। अब 16 तारीख तक मुत्तकी भाईजान यही रुककर पूरा प्लान के हिसाब से काम करवाते रहेंगे। उसके बाद 17 को हमारे देश में दिवाली का पर्व शुरू हो जाएगा। सारे नेता दिवाली मनाने में व्यस्त दिखाई देंगे। और 21 को जैसे ही लक्ष्मी पूजन मना लिया जाएगा, दूसरे दिन, जो कि विक्रम संवत्सर का पहला दिन है, महीना है कार्तिक, जो कि देवताओं के सेनापति और रंग के देवता कार्तिकेय के नाम पर होता है, उसी दिन पाकियों पर हमला कर दिया जाएगा। हालांकि 22 तारीख का अलग महत्व है जो हम आगे देखेंगे। खैर, तो जिस वक्त स्टामर भारत में थे, ठीक उसी वक्त राजनाथ सिंह जी ऑस्ट्रेलिया में थे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख सबसे मुलाकातें की। रक्षा के संबंध में कुछ समझौते भी कर लिए गए। और बीच बीच में पाकिस्तान को कुछ गर्भित धमकियां भी दे दी। दोस्तों, ये घटनाएं हमें साफ इशारा करती हैं कि भारत इस दफा पाकिस्तान पर समुद्र से कार्रवाई करने का प्लान बना चुका है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, जो कि इंडियन ओशन में एक बड़ा स्टेक होल्डर है, जो हमारी कार्रवाई में हस्तक्षेप कर सकता है, उसे भी समझा दिया गया है और उसका समर्थन भी ले लिया गया है। बाकी के देशों में अधिकांश हमारे समर्थक ही हैं, या फिर इतने कमजोर हैं कि उनकी कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अब बचते हैं दो बड़े स्टेकहोल्डर और सबसे मजबूत खिलाड़ी, चीन और अमेरिका।
इन दोनों के हित संबंध पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान, जो कि पहले से ही अपने कमीनेपन के लिए मशहूर है, उसने चीन को भी अच्छी तरह से चुना लगा दिया है। उसने पहले तो चीन से पैसे लेकर बलूचिस्तान के खनिज बेच दिए, माइनिंग के काम चीन को दे दिए। उधर ये देख के अमेरिका खफा हो गया और उसने तालिबान को पुश किया कि भाई जरा ये चीनियों को तंग तो करो। एक बात ध्यान में रखिए, 2021 में अमेरिका जब अफगानिस्तान से चला गया था, तो वह वहां पे एडवांस्ड किस्म के हथियार छोड़ के गया था, जिसमें बंदूकें और ग्रेनेड्स ही नहीं, बल्कि टैंक, हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर भी थे। यही नहीं, अरबों डॉलर की नकदी, जो कि बड़े बड़े कमरों में रखी गई थी, वह भी छोड़ गया था। और यही नहीं, हर महीने यूएसएड की तरफ से $200 मिलियन अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के नाम पर भेजे जाते थे। ये सब किस खुशी में किया जा रहा था? खैर, कोई कुछ भी बयानबाजी करे, पर सबको पता है कि टीटीपी और बीएलए दोनों को तालिबान सरकार ही समर्थन करती है। अब इधर उन्होंने चीनियों को मारना शुरू कर दिया और चीनियों का पाकिस्तान में माइनिंग धरा का धरा रह गया। ना तो पाकिस्तान सेना कुछ कर सकी और ना ही चीन ही कुछ कर सका। हालांकि चीन समझ चुका था कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है और पाकिस्तान भी उनसे हाथ मिलाकर चीन की पीठ पर वार कर चुका है। पर अपनी निवेश को बचाने के लिए वह अनजान बनता रहा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने वो ही खनिज जो चीन को ऑलरेडी बेच दिए थे, उन्हीं का सौदा अमेरिका के साथ किया है, तब चीन का माथा ठनका। उधर ट्रंप का दामाद भी पाकिस्तान पहुंच गया। अब भड़के हुए चीन ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर ही दी थी। उतने में खबर आई कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों ट्रंप से मिलने अमेरिका गए हैं और साथ में वे एक ब्रीफकेस में मिनरल्स के सैंपल भी ले गए थे। अब चीन पूरी तरह से बिफर गया और उसने दुर्लभ धातुओं की आपूर्ति पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। उसने भारत को साफ शब्दों में कहा कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई जरूर करेंगे, पर आपको ये वादा करना होगा कि आप इसे किसी भी हाल में अमेरिका को नहीं बेचेंगे। इसने सीधे अमेरिका का नाम लेकर ये बात बोली, जबकि यह कह सकता था कि आप किसी दूसरे देश को मत बेचना। अब ट्रंप भड़क गया और उसने चीन पर 100% टैरिफ लगा दिया। दोस्तों, इनका ये झगड़ा चलता रहेगा क्योंकि चीन का वहां पैसा फंसा हुआ है और ट्रंप के हित संबंध फंसे हैं। उसका खुद का दामाद वहां इन्वॉल्व है भाई, और इस झगड़े में जो जड़ है वह पाकिस्तान है। ये दोनों उसको ठीक करके ही मानेंगे। अब अमेरिका एक बार छोड़ भी दे, लेकिन चीन अब पूरी तरह से मान चुका है कि रहना तो भारत के साथ ही है और पाकिस्तान का हमेशा के लिए इलाज करना ही है, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत न हो। और दुनिया के सभी देश अब इस बात पर एकमत हो चुके हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार उससे छीन लेने ही हैं। और अमेरिका भी सबके दबाव में ये बात मान चुका है। लेकिन इस कार्रवाई को शुरू तो भारत और अफगानिस्तान को ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर यही दोनों हैं। ये तो दुनिया की बात हुई, अब जरा देखिए हमारे देश में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा आजकल मोदी जी, शाह जी, रक्षा मंत्री जी, हर कोई जहाँ जाते हैं वहीं एक बार जरूर पाकिस्तान को चेतावनी या धमकी दे देते हैं। उधर पाकिस्तान परेशान है, भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक तरफ हमारे एयर चीफ कहते हैं कि इस बार हम ऐसी कार्रवाई करेंगे जैसी अब तक कभी नहीं की थी, तो दूसरी तरफ आर्मी चीफ धमका रहे हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। और पाकिस्तान की मुख्य समस्या तो यह है कि भारत के नेवी चीफ ने कुछ कहा ही नहीं, इसलिए उसे डर है कि हो न हो कार्रवाई भारत की नेवी ही करेगी। दोस्तों, पूरी हिस्ट्री में देखोगे तो पहली बार हमारी सेनाओं की तरफ से इतने आक्रामक बयान आ रहे हैं। और विशेष बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश ने और न ही हमारे विपक्ष ने इनमें से किसी बयान पर या किसी हरकत पर कोई भी सवाल नहीं उठाया है। जबकि तालिबान से आधिकारिक रूप से बात करना एक बड़ा मुद्दा बन सकता था। ये बात साफ दर्शाती है कि सब या तो सहमत हैं या भारत के सामने मुंह उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अब चलते चलते ये खबर भी सुनिए। इजिप्ट में गाजा पीस प्लान की मीटिंग चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे। उन्होंने वहां पर मोदी जी और भारत की तारीफ करना शुरू कर दिया और बोलते बोलते मुड़कर पीछे खड़े शहबाज शरीफ की तरफ देखा। बस क्या था, ये भाई ने
तुरंत तालियां बजाना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये चीज बहुत साफ दर्शाती है कि आने वाले घटनाक्रम में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान भी ज्यादा नाटक नहीं दिखा पाएगा। सब अलाइन है आने वाले प्लान के लिए। दूसरी तरफ आप न्यूज चैनलों पर रोज देखते होंगे कि किस तरह पाकिस्तान से हो रही घुसपैठ को नाकाम करने की, घुसपैठियों को मार गिराने की लॉन्च पैड पर 200 आतंकी भारत में घुसने को तैयार होने की खबरें लगातार आ रही है। इसी तरह आतंकी संगठनों की साठगांठ की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, यहाँ तक आतंकियों ने महिला ब्रिगेड बना ली है, ऐसी कई खबरों की भरमार है। बीच बीच में किसी सन की जिहादी माइंडसेट वाले पाकिस्तानी की वीडियो भी दिखा दी जाती है, जो वहां बैठकर कह रहा होता है कि हम गजवाए हिंद करेंगे। ये सब क्या है? दोस्तों, ये सब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए किया जाता है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या अब भी आपको बताने की जरूरत है? दोस्तों, ये मान के चलिए कि युद्ध तो होकर रहेगा। हम सिर्फ समय कौन सा होगा इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अब इस समय से बढ़ के और कौन सा समय हो सकता है? अब आखिरी बात, इन तारीखों का क्या लॉजिक है? जैसे कि हमने पहले ही बताया है, लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन विक्रम संवत्सर शुरू हो जाता है। ये महाराज विक्रमादित्य ने देश पर हमले करने वाले शकों और हूणों का नाश करने के उपलक्ष्य में शुरू किया था। उसी दिन जो मास शुरू हो रहा है वह महीना है कार्तिक, जो कि देवताओं के सेनापति और रंग के देवता कार्तिकेय के नाम पर होता है। वैसे इसी दिन जैन संवत्सर भी शुरू होता है। पर ये तो सभी धार्मिक विशेष अवसर हैं। असली विशेष चीज जो पीओके से संबंधित है वह ये है कि इसी दिन पाकिस्तानी सेना ने कबायली लोगों के वेश में कश्मीर पर हमला शुरू किया था। और हिस्ट्री का रिवर्सल वह भी उसी तारीख पर करना, यह मोदी जी का खास स्टाइल है। उनको शौक है, इसलिए वे ऐसा करते हैं, ऐसा मत समझना। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब भी इन बातों की चर्चा हो तो हम गर्व महसूस करें कि हमने सब चीजें तो की ही हैं, लेकिन उसी समय, स्थान और पात्रों का ध्यान रखते हुए की हैं। जैसा हम मूवी में देखते हैं कि हीरो विलेन को उसी जगह पर ले जाकर, उसी हथियार से, उसी विशेष अवसर पर और उसी तरीके से मारता है जैसा विलेन ने हीरो के दोस्त को मारा था, तो वह हमारे लिए रोमांचक हो जाता है। उसी तरह से मोदी जी हमको और हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को ये रोमांचक और गौरवपूर्ण इतिहास देकर जाना चाहते हैं। इसलिए वह बड़ी मेहनत के साथ हर चीज इसी हिसाब से करते हैं। 22 अक्टूबर का तो हो गया, अब 26 अक्टूबर को क्या विशेष है? तो दोस्तों, 26 तारीख को 1947 में महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय का दस्तावेज साइन किया था। यहाँ ये ध्यान रखें कि पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चिन ये सभी कश्मीर का हिस्सा थे, जिनका विलय करने का राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था। और ये हिस्से अब तक हमारे कब्जे में नहीं आए हैं। तो हमें 26 अक्टूबर को ही इस विलय को पूर्ण रूप देना है। इसके साथ करतारपुर साहिब, जो कि सिखों का पवित्रतम स्थल है, जहां गुरु नानक देव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय व्यतीत किया था, वह तो हमें 5 नवंबर से पहले जरूर लेना है, क्योंकि 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जयंती है। और दोस्तों, अब की बार जो हमारी तैयारी दिख रही है, और ऐसे समय पर जो दुनिया भर से कुछ चुने हुए देशों का भौंकना शुरू हो जाता है, उसका इस बार नदारद होना और पूरी दुनिया की तरफ से मुख सहमति देने जैसी गतिविधियां होना देख के तो लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वह तो बहुत छोटी सी चीज है। असल में कुछ बहुत ही बड़ा कांड होने जा रहा है। शायद इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। हम पीओके लेंगे, गिलगित लेंगे, करतारपुर साहिब लेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, पाकिस्तान के परमाणु सऊदी अरब या अमेरिका चले जाएंगे, ये भी ठीक है। क्योंकि भाई, सऊदी का पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस डील हुआ है वो सिर्फ इसी चीज के लिए हुआ है। इसी डील को दिखा के सारे परमाणु पाकिस्तान से ले लिए जाएंगे। और पाकिस्तान की आर्मी ये बात मान भी चुकी है। आप सिर्फ देखते जाए, सब सामने आता जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से घटनाएं हो रही हैं और हवा चल रही है, मुझे बहुत शक है कि इससे भी बड़ा कुछ होने जा रहा है। खैर, अब हम आखिरी तारीख की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा था कि 25 नवंबर तक ये ऑपरेशन सिंदूर, जिसे हम ऑपरेशन भगवा कहते हैं, पूरा हो जाएगा। अब हम इसे भगवा ऐसे ही नहीं कहते हैं, इसका कारण भी हमने हमारे पुराने वीडियोस में बताया है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं।
दोस्तों 25 नवंबर को हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा और यादगार कार्यक्रम होने जा रहा है। इस दिन मोदी जी राम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना करने जा रहे हैं। अब आम लोगों के लिए तो ये कार्यक्रम राम मंदिर के निर्माण कार्य के पूर्ण होने का संकेत है। लेकिन धर्म ध्वज जो कि भगवा है, उसकी स्थापना तो विजय के बाद ही होती है। इस हिसाब से देखें तो 25 नवंबर से पहले ये सब काम निपटा लिए जाएंगे। कम से कम भारत के हिसाब से तो कार्य पूर्ण हो जाएगा और फिर पूरी शान के साथ भगवा लहराया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, इसके बाद भी हमारे बड़े बड़े काम होने वाले हैं। ये इतने पर ही रुकने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत हो रही है। बड़े काम की शुरुआत की बलि है पाकिस्तान। इसलिए सारे पटाखे दिवाली पर ही मत फोड़ देना, कुछ बचाकर भी रखना भाइयों। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय।